नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में फिर से स्वागत है। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के रामशरण शर्मा जी के बुक का एमसीक्यू कर रहे हैं और बिपिन चंद्रा का बुक का एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री 12th के मॉडर्न हिस्ट्री का ओल्ड एनसीईआरटी कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और मिडिवल हिस्ट्री भी साथ में चल रहा है सतीश चंद्रा जी के बुक का। तो इन बुकों का 3 बुक को आपने कंप्लीट कर लिया एमसीक्यू सहित। अगर आपने बुक पढ़ा हुआ है, इनको ढंग से कंप्लीट कर लिया तो हिस्ट्री में आपके सवाल नहीं छूटने चाहिए। लगभग में सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे इसी से। न सिर्फ बीपीएससी बल्कि यूपीपीसीएस यूपीएससी भी देंगे तो उसमें भी आपको ये सवाल सारे दिखेंगे, वहाँ पर भी इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक एक सवाल को रोक कर अगर आपने पढ़ा हुआ है बुक तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लगाइए इसको ढंग से और एक एक ऑप्शन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे एलिमिनेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, और जहाँ भी संभव हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल? आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। आरंभिक पुरापाषाण की बात कर रहा है ये, और क्या है? पुरापाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। इस युग के औजारों में विदारणी और खंडक शामिल थे। देखिए, पुरापाषाण से या पाषाण युग से सवाल जो पूछे जाते हैं, एक तो आपसे पूछा जाएगा स्थल। जैसे बीपीएससी स्पेशल की अगर मैं बात करूं तो चिरांद के बारे में बहुत बार पूछा गया है। चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहां से पाषाण काल के हमें साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन इससे अगर आगे जाएगी बीपीएससी तो इन्हीं चीज़ों पर आएगी। पहला पूछा जाता है आपसे स्थल, दूसरा पूछा जाता है कि उनके हथियार क्या थे, हथियार या उनके सामग्री जो भी थे वो क्या थे, दूसरा हथियार पूछा जाएगा। तीसरा आपसे उनके कालक्रम पूछे जाएंगे। चौथा पूछ लिया जाता है किस जगह पर वो निवास करते थे। जैसे नर्मदा घाटी का जगह आता है, मेहरगढ़ की बात आती है, अलग अलग जगहों की जो बात आती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं और अधिकतर आपको नदी घाटी में ही दिखेंगे। क्यों नदी घाटी में रहते थे? क्योंकि वहाँ पर जल की उपलब्धता होती है, जिसके कारण से नदी घाटी के किनारे ही सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं, सभी कथन जो हैं वो सही दिए हुए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आरंभिक पुरापाषाण युग का मानव प्रस्तर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल कर शिकार व खाद्य संग्रह पर जीवित रहता था। इस युग के औजारों में कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारणी, खंडक यानी कि चॉपर का प्रयोग होता था। इस युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब के सोहन नदी घाटी। अब आपसे अगली बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि बताइए सोहन नदी घाटी का आपने इतिहास में जिक्र सुना है, ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? पाकिस्तान के पंजाब का भाग है। पाकिस्तान में पंजाब भी है, आपको पता होना चाहिए। पंजाब का आधा भाग पाकिस्तान में रह गया था और आधा भाग अपने देश में आ गया था। लाहौर जो है वो पंजाब के मूल सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था कभी, वो पाकिस्तान में अभी। इसके अलावा कई अन्य स्थल कश्मीर के थार भूमि में भी मिलते हैं। कश्मीर और थार भूमि में, कश्मीर में भी और थार भूमि में भी, मरुभूमि जो है वहाँ पर ही मिलते हैं। उल्लेखनीय कि राजस्थान का दिदवाना क्षेत्र, बेलन और नर्मदा घाटी में तथा मध्य प्रदेश के भीमबेटका में इनके निवास स्थल के अवशेष हमें मिले हैं। ओके, अगला सवाल है कि पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक बार सवाल को रोकिए और करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है कि ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। पत्थर की जो पपड़ी की बनी वस्तुएं होती हैं, पत्थर का ऊपरी भाग जो बहुत ही पतला सा होता है उसके समान बनाकर, और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक समान दो वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको कहा जाता है, एक समान दो एक समान लो वाला सिस्टम, उस पर आधारित बिजनेस था, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं, सही कथन है दोनों के। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पर क्या है कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ये आपसे पूछा गया है। इस युग के लोग पशुपालन करते थे, ये तो सही दिया हो। इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथिक औजारों का उपयोग होता था। देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है, विशेषता है सबसे बड़ी। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। इस स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखिएगा, इसमें सी गलत दिया हुआ है। केवल जहाँ पर जब भी शब्द दिख जाए तो आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि वो अपवाद स्वरूप ही सच होता है, बाकी वो गलत होते हैं सामान्य तौर पर। ओके, मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है, अतः कथन सी असत्य दिया हुआ है। बाकी सारे स्टेटमेंट सत्य थे यहाँ पर। अगला सवाल है कि मध्य पाषाण और पुरापाषाण युग की कलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। ओके, इस काल में अनाज पर जीने वाले पार्चिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते हैं।
जाते थे। भीमबेटका गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, एक बार अटैम्प्ट कीजिए। सोचिए आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसी में आया हुआ है। एक बार सोच कर देखिए, आपको खुद दिमाग पर जोर डालना चाहिए। एक बार कीजिए, इसको अटैम्प्ट कीजिए, निकालिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर केवल दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत दिया हुआ है। इस काल में अनाज पर जीने वाले पारचिंग पक्षी के चित्र नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उन पशु और पक्षियों के चित्र पाए जाते हैं जिनका शिकार करके वे अपने जीवन निर्वाह करते थे। भीमबेटका गुफाओं को सर्च कीजिए ऑनलाइन, यूट्यूब पर या गूगल पर, आपको उसके चित्र दिख जाएंगे जिसमें शिकार करते हुए मानव का चित्र है, नाचते गाते हुए मानव का चित्र बनाया गया है। ओके, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। निम्न से किस काल में सर्वप्रथम कृषि का उत्पादन शुरू हुआ? ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। यूपीएससी वालों ने भी पूछा है, यूपीपीएससी वालों ने भी पूछा है, राजस्थान पीसीएस वालों ने भी पूछा है और बीपीएससी वालों ने भी पूछा है। सब ने पूछा इस सवाल को, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में कृषि का हमें शुरुआत दिख जाता है जब पाषाण को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है पूरा पाषाण, एक होता है मध्य पाषाण और एक होता है आपका नवपाषाण। नवपाषाण, इसका मतलब क्या होता है? जब मानव अस्थायी खेती करने लग गया था, खेती करने के बाद जब वो अस्थायी रूप से रहने लग गया, तब नवपाषाणिक संस्कृति का विकास होता है और खेती से ही दरअसल किसका शुरुआत माना जाता है? नवपाषाण काल का। इसके बाद क्या होगा? मानव एक जगह रहना शुरू कर देता है। अब एक जगह रहने से क्या होता है? जब एक जगह वो रहना शुरू कर देगा तो क्या होगा? उसका अस्थायी ज़मीन होगा। अस्थायी ज़मीन से क्या होगा? कुछ लोगों के पास अधिक उत्पादन होगा, कुछ लोगों के पास कम उत्पादन होगा, यानी कि समाज में क्या बढ़ेगा? असमानता आएगी पहली बार। नहीं तो पहले क्या होते थे? सब उपजाते थे, बांट कर खा लेते थे, कबीलाई समाज होता था। अब क्या होगा? इन्हीं समाज में से जो धनाढ्य होगा या जिसके पास संपत्ति अधिक आएगी, या समाज खुद में ही विवाद क्रिएट होता है, ज़मीन को लेकर विवाद क्रिएट हो सकता है, पशु को लेकर विवाद क्रिएट हो सकता है, स्त्रियों को लेकर विवाद क्रिएट हो सकता है, तो उसके समाधान के लिए एक राजनीतिक प्रणाली का जन्म होगा। एक कोई नेता बनेगा या एक कोई कबीला का सरदार बनता है। यहीं से क्या शुरू हो रहा है? आपको दिखना चाहिए, ये सब कुछ हिस्ट्री में सब कुछ अपने आप सामने आना चाहिए कि क्या शुरू हो रहा है। राजनीतिक प्रणाली शुरू हो रही है। जो राजनीतिक प्रणाली आज आपको आसान लगती है, उसको शुरू होने में दसियों हज़ार साल मानव को संघर्ष करना पड़ा, तब जाके वो शुरू हुआ है। ये राजनीतिक प्रणाली शुरू होने से क्या होता है? समाज में एक राजनीतिक प्रणाली शुरू होगी। उससे ये होता है कि एक शासक बनेगा, एक जनता बनेगी और एक सरदार बनेगा, या एक कोई और सामान्य जनता बनेगी। वो चुनेंगे, या तो वो धन बल के सामर्थ्य पर बन जाएगा। इससे क्या होता है? सभ्यता की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है कि डिटेल में यहाँ से सभ्यता शुरू हो जाएगी, बिजनेस शुरू हो जाएगा, राजनीति शुरू हो जाती है, संस्कृति शुरू हो जाएगी यहाँ से। ओके, 20 का आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ के बारे में बहुत बार पूछा गया है, चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिलते हैं। यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे। अगले सवाल पर चलते हैं। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। कश्मीर के बुर्ज होम में इस काल के लोग गर्तावास, गड्ढा का घर बना कर रहते थे। गड्ढे का घर क्यों बनाएंगे आप मुझे बताइए? क्योंकि पहली बात तो ये बनाना आसान होता है। छत बनाने के लिए आपको तकनीक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गड्ढा बनाने के लिए आपको तकनीक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस खोदना पड़ता है। और क्या होगा? इसमें ठंड से बचा जा सकता है, जंगली जानवरों से बचा जा सकता है। इन्हीं सब के कारणों से गर्तावास बनाया जाता था। ओके, बुर्ज होम में, कश्मीर में। अगला क्या है? इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग शुरू हुआ। चाक आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, गांव के जो लोग होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा। चाक क्या होता है? चाक दरअसल में घूमता हुआ पहिया होता है, जिस पर क्या होता है? जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसका आविष्कार बहुत ही बड़ा आविष्कार था। क्या आज इसका उपयोग बंद हो गया है? नहीं। यानी कि जो नवपाषाण में जिस चीज़ का आविष्कार हुआ, वो आज भी मनुष्य वो आज भी उसका उपयोग कर रहे हैं इतने लंबे समय से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं, सभी कथन सही दिए हुए हैं। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर वगैरह के ये सब बात मैंने बता दिया अभी आपको। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है आपको। हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही। लोग भवन निर्माण कला जानते थे, बिल्कुल सही। अभी मैंने समझाया कि एक जगह जब रहना शुरू करेंगे तो हर चीज़ शुरू होगा। ओके, पिकली हल में नवपाषाण कालीन पशुपालन के अवशेष मिलते हैं, ये भी सही है। गुफकराल के प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष मिले, नहीं, ये बुर्ज होम में मिला है। कहाँ पर मिला है? बुर्ज होम, कश्मीर में ये चीज़ मिला है।
कि पालतू कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का अवशेष मिले हैं। कहाँ से? बुर्ज होम कश्मीर में मिले हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, डी इसमें गलत दिया हुआ है। अब आपको मैच करना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ मिले हैं। मेहरगढ़, पिकली हल, चिरांद और बुर्ज होम, एक एक को मैच करने की कोशिश कीजिए। आसान है थोड़ा सा, एक बार सोचिए आप मैच कर ले जाएंगे। देखिए मेहरगढ़ से क्या मिले हैं, अभी अभी मैंने बताया आपको, यहाँ से कृषि के अवशेष मिले हैं हमें, ओके। और पिकली हल से हमें क्या मिला है? तो पिकली हल से मिला है हमें राख का ढेर। चिरांद से अभी मैंने बताया था आपको, चिरांद से क्या मिला है हमें? तो चिरांद से मिला है आपका हड्डी का हथियार। और बुर्ज होम से क्या मिला है हमें? तो बुर्ज होम से हमें घर का आवास मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होना चाहिए ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ये बी आंसर में दिया हुआ है, बी आंसर हो जाएगा, ओके। बी आंसर हो जाएगा इसका, इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह के मैचिंग पूछ सकता है आपसे। अगला सवाल है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं कि इस काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोगों के लिए कच्ची ईंटों के बने घर में रहते थे। इस काल के निवासी पालतू जानवरों के फिगरिन्स, आग में पकी मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने लगे थे। पालतू जानवरों की मूर्तियाँ बनाने लग गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं। टेराकोटा भी कहा जाता है, टेराकोटा भी कहा जाता है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा का मतलब होता है, दिल्ली म्यूजियम में अगर आप या पटना म्यूजियम में भी घूमने जा सकते हैं, म्यूजियम हमेशा जाना चाहिए घूमने के लिए। तो टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी का बर्तन या पकी हुई मिट्टी के खिलौने। टेराकोटा इसी को कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा में भी आपको ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में मिलेगा, ओके। अगले पर चलते हैं कि निम्न से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं हमें? तो कहाँ से मिला है? तो ये भीमबेटका से मिला है, ओके। शैल चित्र का मतलब जिनको नहीं पता होगा, बिल्कुल बेसिक से समझा। शैल का मतलब होता है पत्थर, चित्र का मतलब होता है चित्र। पत्थर पर पेंटिंग हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो पहले के ज़माने के लोगों के पास तो कागज़ कलम था नहीं, तो क्या करते थे? जिस गुफा में रहते थे उसी गुफा के दीवार पर कुछ बना दिया प्राकृतिक रंगों से या खुरेच कर। इसी को क्या कहा जाता है? शैल चित्र कहा जाता है। पूरी दुनिया भर में मिलते हैं, फ्रांस से लेकर स्पेन से लेकर भारत में भी बहुत सारे जगहों पर मिलते हैं, चीन में भी बहुत सारे जगहों पर शैल चित्र मिलते हैं। हिस्ट्री ऑप्शन अगर आपका होगा तो आपने डिटेल में इसको पढ़ा होगा। ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। पहला सवाल क्या है? पहला है कि ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। मालवा का मृदभान ताम्रपाषाण मृदभान का सबसे उत्कृष्ट मृदभान माना गया है। आहार मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। आहार और गिलुंद का आपने नाम सुना होगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहला का आंसर हो जाएगा ए सत्य है इसमें, यानी कि 1 और 2 सत्य है। तीसरा इसमें गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत के मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालवा मृदभान जो ताम्रपाषाण मृदभान में उत्कृष्टतम माना गया है, अतः कथन 2 सत्य है। आहार और गिलुंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है, ना कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। आहार और गिलुंद एमपी में नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आहार और गिलुंद के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार विचार करके देखिए इसमें। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों सही दिया हुआ है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, निम्न से किस स्थल को ताम्बवती या तांबावली कहा गया है? तो ये कहा गया है आहार को। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति में से एक है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति का सबसे प्रमुख उदाहरण। ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है? कई सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। ताम्र का मतलब होता है तांबा। तांबा, तांबा जिसको बोलते हैं उसी को ताम्र कहा जाता है। ताम्र संस्कृति का मतलब होता है वो संस्कृति जिसमें तांबा का उपयोग शुरू हो गया था। इसको ध्यान रखा। ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है? तांबा के साथ पाषाण का उपयोग, यानी कि पत्थर का भी उपयोग होता था इस संस्कृति में। उसी को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न से किस स्थल को ताम्बवती या तांबावली कहा गया है? तो ये आहार को कहा गया। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि इनको धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी की जानकारी थी इनको। मेटलर्जी आपने सुना होगा। अगला क्या है? जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, क्या ये सही है? यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र पाई जाती है। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा दूसरा, और तीसरा जो है ये सही दिया हुआ है। पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, पहला गलत है, बाकी के सारे जो हैं वो सही दिए हुए हैं, ओके। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते क्या है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। इसमें से ढूंढिए ABCD में से, एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। आसान सवाल है ये, कोई कठिन सवाल नहीं है। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी ताम्रपाषाण में। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृदभान का प्रयोग करते थे, केवल।
आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि को भी जानते थे। ताम्रपाषाण के लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक बार सोचिए, निकालने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ अब मैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पर बी जो है वो गलत दिया हुआ। अभी मैंने आपको सिखाया, अगर नहीं भी आता हो तो केवल ओनली यही होगा। ये सब चीज़ों के कारण आप इसको छाँट कर निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसमें गलत दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो सही दिए हुए हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग चाक पर बने काले व लाल मृदभांड के प्रयोग व चित्रित मृदभांडों का प्रयोग करते थे, अतः कथन बी असत्य है, जबकि बाकी के तीनों सत्य दिए। मृदभांड का मतलब घर पे देखा होगा मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी को भारी भरकम शब्द में मृदभांड कहा गया है यहाँ पर, है ना। बिहार का मृदभांड अलग दिखेगा, गुजरात का मृदभांड अलग दिखेगा, तमिलनाडु का मृदभांड अलग दिखेगा, और इसके आधार पर आप संस्कृति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में कौन सी संस्कृति है। तो ये जब हम ज़मीन खोद के आर्कियोलॉजी वाले सबूत निकालते हैं तो उनको यही बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं, उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर इतिहास लिखा जाता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए मृदभांड के आधार पर भी संस्कृतियों को बांटा गया है। ओके, जैसे लाल पॉलिशदार वाले मृदभांड जो है हड़प्पा की भी पहचान है। दिल्ली म्यूजियम में आएंगे आप तो वहाँ पर आपको ढेरों सारे मृदभांड दिखेगा जिसको उन्होंने निकाला है खोद खोद कर और उनको इकट्ठा करके रखा हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था, तो यह स्थल था आपका इनाम गाँव। इनाम गाँव जो था ये किलाबंद था और घिरा हुआ था ये। ताम्रपाषाणिक युग की कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कब्र के बारे में रेगुलर सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कब्र से अब आपको लगता होगा कब्र से कैसे पहचान सकते हैं। आप एक कब्रिस्तान में गए जहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है, प्लस का ऐसे क्रॉस साइन बना हुआ है, ऐसी प्रकार से रहता है, प्लस नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है। आप देखकर क्या बता सकते हैं किसका होगा ये। एक दूसरे शमशान में गए जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आपको कुछ राख मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे। और एक शमशान गए जहाँ पर आपको प्लस साइन कहते हैं कि चांद तारा वगैरह बना हुआ दिखता है और वहाँ पर बॉडी मिलती है, पूरी संपूर्ण हड्डी मिलती है आपको दफनाई हुई, यहाँ पर भी दफन किया हुआ मिलता है, यहाँ पर भी दफन किया हुआ मिलता है, यहाँ पर जलाया हुआ मिलता है। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर अलग अलग 3 संस्कृति के लोग रहते थे। आज से जोड़ने की कोशिश कीजिए इतिहास को, आपको बहुत आसान लगेगा। किसी कब्रिस्तान पर जाते हैं आप क्या बोलते हैं, ये अलग संस्कृति के लोग हैं, रहते एक ही जगह है, एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन एक ही गांव के बगल में आपको कब्रिस्तान भी दिखता है, शमशान भूमि भी दिखता है। इसका मतलब क्या होता है, इस गांव में 2 संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से इतिहासकार भी लगाते हैं कि अलग अलग जो उनको बरियल मिलता है, कब्र मिलता है, उनसे क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के लोग निवास करते थे। कुछ लोग दफनाते थे, कुछ लोग जला देते थे, कुछ लोग आधा जलाते थे, आधा बाकी दफना देते थे। इसी को भी कहा जाता है अर्ध समाधान भी कहा जाता है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे, आज भी तो हम लोग यही करते हैं। कब्र में मृतक के साथ मिट्टी व तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी, हम लोग तो ये चीज़ नहीं करते हैं, यानी कि अलग संस्कृति के लोग थे थोड़े से। यानी कि ये किसमें विश्वास करते थे कि ये मिट्टी और तांबे के बर्तन को रख दो, हो सकता है पुनर्जन्म में इनका ये काम में आ जाए, ऐसा उस समय के लोग मानते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिया हुआ है। ओके, ताम्रपाषाणिक धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्रपाषाणिक में आपको लगता है मातृ देवी की पूजा होगा, सही है या गलत है, सोचिएगा एक बार, हो सकता है मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको जोर दे रहा हूँ किसी स्टेटमेंट पर। इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली हमें, कौन सा इसका पूछा गया है कि कौन सा निम्न से कथन सत्य है, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सत्य दिया हुआ है, सभी कथन सत्य दिए हुए हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ताम्रपाषाणी काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इस काल की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं। ओके, अगला क्या है इसमें, इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। मालवा राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी के वृषभ मूर्तिकाओं से यह साबित होता है कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक होता था। क्या आज नहीं होता है, बिल्कुल होता है। क्या आज लिंग पूजा नहीं होती, बिल्कुल होती है। क्या आज मूर्तियों की पूजा नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो आप उस समय से अपनी संस्कृति को जोड़ सकते हैं। ये एनसीईआरटी फैक्ट है, कोई मैं बकवास चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का मतलब होता है आपका सिलेबस, कभी भी वो पूछ सकता है। अगर आज तक नहीं पूछा है तो अब पूछ लेगा आपसे, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, पढ़ के जाएंगे हड़प्पा, वो पूछ लेगा यहाँ से। ओके, इनाम गाँव मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं से मिलती है। अगला क्या है, स्थल और समाधान विधियाँ आपको बताना है, कौन कौन से समाधान विधियाँ कहाँ कहाँ पर अपनाई जाती थी।
एक एक को मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा है, पूर्वी भारत में कौन सा हो जाएगा, तो आंशिक समाधान का प्रचलन था। पश्चिमी भारत में कौन सा हो जाएगा, तो संपूर्ण समाधान का प्रचलन था। दक्षिणी भारत में पूर्व पश्चिम में समाधान का प्रचलन था। और महाराष्ट्र, वही मैंने बताया, उत्तर दक्षिण दिशा में समाधान का प्रचलन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इस काल में सामाजिक असमानताएं पाई जाती थी। अभी मैंने आपको समझाया कि सामाजिक असमानताओं का शुरुआत हो गया था। इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीले पर बना होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ए सही दिया हुआ है। क्या है भाई, तो सरदार का घर जो होगा पश्चिमी टीले पर बनाया जाएगा, ना कि पूर्वी टीले पर या मकान की बस्ती के बीचों बीच बनाया जाता था। इस काल में सरदार और उसके नातेदार आयताकार मकानों में बस्ती के केंद्र स्थल में रहते थे। अब सरदार का घर है, ये कैसे अंदाज़ा लगता है भाई, एक इमेजिन कीजिए, एक पूरा बस्ती बसा हुआ है आपके आस पड़ोस में, जहाँ पर सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। सारे दो दो कमरे के घर हैं, दो दो कमरे के घर बने हुए हैं। पूरे गांव में गोलाकार बस्ती मुख्य रूप से होता था या चौकोर बस्ती होता था, तो उसमें सारे घर आपको दिखेंगे कि छोटे छोटे बने हुए हैं। एक घर दिखेगा आपको जिसमें 6-7 कमरे बने हुए हैं और उसकी ऊंचाई भी अधिक है, उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या मानते हैं लोग, ये प्रशासनिक व्यक्ति रहा होगा, ये सरदार रहा होगा, मुखिया रहा होगा, या इनका कबीलों का सरदार रहा होगा। इसी प्रकार से अंदाज़ा इतिहासकारों द्वारा लगाया जाता है। ओके, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्न से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है। देखिए, हड़प्पा से पृथक माना जाता है किस संस्कृति को, आपको ये बताना है। एक बार सोचिए, बहुत सारे लोगों ने इनमें से नाम भी नहीं सुना होगा, जबकि ये आपके एनसीईआरटी का फैक्ट है। मैंने बहुत बार बोला है कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा कीजिए, यही बेसिक होता है। इसके बाद रेफरेंस बुक पर जाना चाहिए आपको। 11th की एनसीईआरटी से ही मैं ये एमसीक्यू करवा रहा हूँ। उसमें ये सारे नाम हैं, आपने भले ही न देखा हो लेकिन ये सारे नाम हैं। बताइए कौन सा पृथक है। सवाल तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा आपसे, कौन सा संस्कृति हड़प्पा से पृथक है। एक बार मैच कीजिए, बाकी मैं तो आंसर बताऊंगा ही आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। मालवा और जोड़वे जो है ये इनसे भिन्न था। बाकी कायथा और गणेश्वर इनसे मिलती जुलती संस्कृति थी। ओके, कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभान में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण है, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। गणेश्वर संस्कृति को उसके सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा जो है वो भी ताम्रपाषाण में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, अब ये बताना है आपको। एक बार इसमें से निकालने की कोशिश कीजिए। इस काल की कायथा और एरन की बस्तियां किलाबंद थी। इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय असमानता थी। नर्मदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर जो है इसमें बी जो है वो गलत दिया हुआ है। अनाज उत्पादन क्षेत्रीय समानता थी, ये गलत है। इसमें क्षेत्रीय असमानता होगा, न कि समानता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ताम्रपाषाण में अनाज भंडार भवन मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। कहीं पर गेहूं ज़्यादा उपजाया जाता था, कहीं पर जौ, कहीं पर चावल, तो कहीं पर आपको संपन्नता कम दिखेगी, कहीं पर अधिक दिखेगी। अब हम लोग अगले पर चलते हैं जो हड़प्पा के बारे में यहाँ से शुरू होता है। एक एक सवाल को ध्यानपूर्वक कीजिएगा। हड़प्पा से एक सवाल की गारंटी होती है। कोई सा भी एग्जाम हो भारत में, जीएस में अगर सवाल पूछा जाएगा भारत के प्राचीन काल से, तो हड़प्पा से एक सवाल की गारंटी होती है। गारंटी का मतलब पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। यहाँ से अभी तक आसान सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कठिन सवाल आने वाले समय में पूछ लिए जाएँ। ओके, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला है, यह नगरीय संस्कृति थी। अगर आपने आंसर चोरी नहीं किया है तो बताइए इसका आंसर एक बार। इसकी लिपि चित्रात्मक है, चित्रात्मक लिपि है। जैसे आजकल चित्रात्मक लिपि किस देश में पाई जाती है, तो जो चीन की लिपि है वो क्या है, वो चित्रात्मक है। वहाँ पर जैसे अपने यहाँ वर्ण होते हैं ना, वहाँ पर चित्र होते हैं। हर चीज़ के लिए एक चित्र बना हुआ होता है। ओके, और इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तीनों सही है या एक पहला केवल सही है। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा कि डी होगा कि बी होगा। बताइए, पहले का आंसर हो जाएगा डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए हुए हैं। ओके, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अब इसमें पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। इनका जो मापतौल का विधि था वो क्या था, 16, 64, 160, 320, 640 आदि के अनुपात में था। तो आपने सुना होगा, घर में किसी दादी से या दादा से पूछिए, 16 गुना 32 गुना ये चलता था ना। 16 आना सुना होगा, पूछिए उनसे 16 आना क्या होता है, बता देंगे आपको। तो ये सब क्या होता है, यही गणना की विधि हमारे यहाँ प्राचीन काल में भी चलती थी। 16 आना, 32 आना, ये 16 गुना, ये चलता था 16 के क्रम में। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य दिया हुआ है, एक एक को सेलेक्ट कीजिए। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। इनका नाम क्या रखा गया था, मेलुहा।
मेलुआ संस्कृति भी इनको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बुक है बहुत ही फेमस, किसकी है तो शायद अमीश की बुक है, मेलुआ, है ना। और इस काल के लोगों ने लोहे के औजार का उपयोग किया था। इस काल के लोग तिल व सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत कब से पाए गए हैं। ये जो आपका डी ऑप्शन है ना, 66वीं बीपीएससी का पेपर उठाकर देखिए, ये कालीबंगा के बारे में सवाल पूछा गया है। यही स्टेटमेंट बना के पूछा गया कि जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला था। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कि लोहे का उपयोग ये लोग नहीं जानते थे, ये लोग तांबे का उपयोग करते थे, लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। ओके, बी आंसर इसमें गलत हो जाएगा। बाकी सबके सब सही दिए हुए हैं। इसका आंसर निकालने की जरा कोशिश कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता हैं, सही है गलत है। इस काल के लोग कांसा निर्माण की विधि जानते थे। कांसा किससे बनता है, कभी सोचा है आपने, बहुत बार पढ़ा भी होगा। यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। अश्व केंद्रित था मतलब घोड़े का उपयोग प्रमुख रूप से होता था इसमें। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। केवल एक, केवल दो, 1 2 3, 1 3, या इनमें से कोई नहीं। एक और ऑप्शन मैं जोड़ देता हूँ, ई, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। अश्व केंद्रित नहीं थी। अश्व का इसमें बहुत कम हमें यूज मिलता है। सुतकोटदा से हमें अश्व की हड्डियाँ तो मिलती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उसका उपयोग नहीं होता था। ओके, वैदिक संस्कृति में अश्व का उपयोग प्रमुख रूप से होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी गलत दिया हुआ था। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक बार विचार कीजिए इसमें से। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था, खूब बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। बताइए, विदेश व्यापार वगैरह भी होता था क्या हड़प्पा में। इस काल में व्यापार के लिए धातु के मोहरों का उपयोग किया जाता था। धातु के मोहर का उपयोग करते थे ये लोग हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य दिया हुआ है। केवल 1, केवल 2, 1 2, ना तो 1 ना तो 2। एक बार निकालने की कोशिश कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए। गलत ही तो होगा ना, क्या हो गया। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा जो है वो गलत दिया हुआ है। इस संस्कृति के बड़े पैमाने पर व्यापार होते थे। दिलमन और बहरीन, यूएई, ये जो अभी वर्तमान में आपको दिखते हैं, इन सब जगहों से ये लोग व्यापार करते थे। मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनसे भी इनका व्यापार था। विदेश व्यापार तक करते थे, जहाज़ पर सामान लाद के ले जाते थे बेचने के लिए। पहला सही होगा, बाकी दूसरा गलत दिया हुआ। दूसरा मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, है ना। इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे आदान प्रदान वस्तु विनिमय पर करते थे। बार्टर सिस्टम जिसको कहा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, कि हम आपको धान देते हैं, आप हमें सोना दे दो, हम आपको सोना देते हैं, आप हमें कोई फल दे दो। इस प्रकार से व्यापार होता था। ओके, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस कालों के लोग अनिष्ट से बचने के ताबीज़ पहनते थे। आज भी आप लोग ताबीज़ वगैरह पहनते होंगे, है ना। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। मंदिरों का निर्माण हड़प्पा पीरियड में करवाया गया था। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। इस संस्कृति लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा सी, गलत दिया। उसमें पूजा के लिए मंदिर का निर्माण हमें कहीं भी नहीं मिलता है, प्रमाण कोई नहीं मिलता। हाँ, मातृ देवी पशुपति की पूजा करते थे। ये लोग प्रकृति पूजक होते थे, लेकिन ये लोग एक सिंग वाले यूनिकॉर्न की भी पूजा करते, लेकिन ये लोग कोई मंदिर का निर्माण नहीं किया हुआ था इन्होंने। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, इसको करने की ज़रा कोशिश कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। सत्य कथन चुनिए। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की तरफ हुआ। ये भारत है अपना छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पर इसका उदय हुआ, यहाँ से इधर और इधर इसका फैला हुआ। यही तो कह रहा है ना, सही है कि गलत। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसका हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। हड़प्पा नामक कोई नदी तो है ही नहीं। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब खोदा गया उसको 1920 ईस्वी में रेल बिछाने के लिए, तभी पता चला हमें हड़प्पा नामक कोई सभ्यता है। तो पहला जिस जगह पर वर्तमान में वो हड़प्पा जगह है भाई, वहाँ पर जब खोदा गया ज़मीन के भीतर, तो हमें शहर मिला, तो इसलिए हमने उसको हड़प्पा नाम दे दिया। हड़प्पा कोई उस ज़माने में नाम थोड़ी नहीं था। हड़प्पा तो आज नाम है इसका, उस जगह पर जहाँ पर हमें सबसे पहला प्रमाण इसका मिला, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और धोलावीरा राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति के 3 अवस्थाएं प्राक हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा मिलती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा अगर काट देंगे तो आंसर निकल रहा है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। दूसरा काटिए, दूसरा गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 सही दिया हुआ। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप मुझे बताइए तो जरा कमेंट करके। अगले सवाल पर चलते हैं। हड़प्पाई स्थल और स्थिति उनकी मैच करनी है। मैच कीजिए एक बार। क्या है भाई, रंगपुर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। रंगपुर कहाँ पर है, तो रंगपुर है आपका गुजरात में,
कालीबंगा कहाँ पर है भाई? तो ये तो है राजस्थान में। राखीगढ़ी है हरियाणा में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1, बी आंसर में ही है। तो इसका आंसर बी ही होना चाहिए, बी ही दिया हुआ है। ओके। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन, विचार कीजिए, एक बार विचार करती है। विचारशील प्राणी आप लोग करिए। मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। सर्वोत्तम कलाकृति इस संस्कृति की मोहर है क्या? यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में थी। प्रस्तर शिल्प में भी क्या ये विकसित थी धातु शिल्प के साथ साथ? बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी फैक्ट है ये, कुछ भी एवं ही नहीं बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी फैक्ट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 8 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें गलत दिया हुआ है। पत्थर में नहीं धातु में ये लोग विकसित थे। इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ मोहरें हैं। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ एक सिंगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी आदि की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। कथन 1 सत्य है इसमें। ओके। उसके बाद से क्या है भाई? सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था बल्कि व्यापार की ओर था। इस संस्कृति में शिल्पी धातु खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति का श्रेष्ठ नमूना है। परंतु ये लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे, मतलब पत्थर की आकृतियां नहीं बनाते थे, बहुत कम बनाते थे। मुख्य रूप से ये लोहा बोल रहा हूँ, तांबा, कांसे का आकृति बनाने में बहुत ही और माहिर थे। और क्या बोला था? लुप्त मोम विधि, लुप्त मोम विधि का उपयोग करते थे। लुप्त मोम विधि क्या होता है? मोम का एक ढांचा बनाओ, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, फिर उसको गर्म करो और मोम को पिघलाकर निकाल दो और उस मिट्टी के सांचे में मेटल को पिघलाकर डाल दो, तो क्या हो जाएगा? किसी मूर्ति का रूप धारण कर लेगा, फिर उसको फिनिशिंग किया जाता है। ओके। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न है। क्यों भिन्न था? सारे कारण हैं। इनके पास नगर नियोजन की ग्रिड जाल पद्धति थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक लिपि है इनकी, जैसे चाइनीज लोगों का होता है चित्रात्मक लिपि, वैसे ही हड़प्पा वासियों का भी था। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। तो ये सभी कारण हैं जो इनको पश्चिमी एशिया की संस्कृति से बिल्कुल अलग करते हैं। और आज के वीडियो का आखिरी सवाल पर हम लोग चलते हैं, 10वें सवाल। इसके बाद का सवाल अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं क्या फीडबैक देना है क्या नहीं। क्या है कि एशिया संस्कृति कांस्ययुगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान सवाल है, इतनी देर से मैंने आपको कांसा रटवा दिया है। बताइए 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। पहला क्यों गलत है? देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़िए, इसलिए बी। आपको बहुत सारे लोगों ने सी मारा होगा, पढ़िए। यह संस्कृति कांस्ययुगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण से पद्धति पर परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे, परंतु इनके औजार ज़्यादातर पत्थर के बने होते थे। कांसा का कमज़ोर औजार बनता है, हथियार। तांबा और कांसा जो होता है वो हथियार के लिए आइडियल मेटल नहीं होता है। लोहा होता है हथियार के लिए मेटल, है ना, मजबूत मेटल। कांसा नहीं हो सकता, तांबा नहीं हो सकता। इनके हथियार जो होते थे वो पत्थर के बने होते थे, हथियार कांसे की नहीं बनाते थे। यही वो सवाल था जो मैं आपको करवाना चाहता, ताकि आप गलत करें और आप सीख कर जाएं कि सवालों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा और पहला जो है वो गलत हो जाएगा। और इसी के साथ आज का अपना छोटा सा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।